नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल है और मैं जंतु विज्ञान विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमने स्वयं के लिए जो मूक्स में जो कोर्स विकसित किया है, अभी उसका पूरा सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, जिसका हमने जो टाइटल है उस बुक का और कोर्स का वो है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, जिसके अंतर्गत हम प्रैक्टिसेस, इनोवेशंस एंड मैनेजमेंट पूरी जो विषय पर अध्ययन करेंगे और जलीय कृषि प्रणाली हम जिसको कहते हैं, जिसका डिजाइन और नवाचार के माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत हमने लगभग 40 के आसपास में जो वीडियो रखी हुई हैं लेक्चर के हिसाब से और इतनी ही हमने लगभग यूनिट इसके सिलेबस में रखी हुई हैं। और ये हमारा जो प्रथम लेक्चर है और जो किताब हमारी जो बनी हुई है उसके अनुसार हम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के अंतर्गत ये इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे जलीय कृषि प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें एक्वाकल्चर सिस्टम की हम बात करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, और ओपन वर्सेस क्लोज्ड सिस्टम की हम बात करते हैं, और सिस्टम डिजाइन क्या है, लेआउट कैसे किया जाता है और क्या क्या कंपोनेंट उसके होते हैं, और पॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, केस कल्चर क्या होता है, और जो आरएएस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जिसको रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। और इस कोर्स में पूरे ओपन और क्लोज सिस्टम की हम साथ साथ तो स्टडी करेंगे ही कि कितने प्रकार के मत्स्य तालाब बनाए जाते हैं, और उसमें से जो ओपन सिस्टम के जो तालाब होते हैं या फिर क्लोज सिस्टम में जो फिश पॉन्ड का कल्चर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, और डिजाइनिंग हम प्राथमिक रूप से जो मत्स्य तालाब का जो निर्माण किया जाता है वो किस तरीके से मत्स्य तालाब का निर्माण किया जाता है और उसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और क्या हम उसको फार्मर्स के लिए किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं, और कितना हम उसमें लागत लगा सकते हैं, और लेआउट उसका कंप्लीट कैसे होगा, कितना उसमें खर्च आएगा, और बाकी इसके अतिरिक्त जो उसमें बीज की जो सुविधा हम कैसे देते हैं या बीज की सुविधा कैसे मिलेगी, कहाँ कहाँ से उसको उपलब्ध हो सकता है, हम इस टॉपिक के अंदर इन सारी चीज़ों का जिक्र भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जो एक्वाकल्चर सिस्टम है तो उसको हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के नाम से भी जान रहे हैं, जो कि हमने कोर्स का पूरा नाम रखा है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, क्योंकि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एक ऐसी जल कृषि की प्रणाली है जो पूरे मत्स्य पालन, इसके अतिरिक्त में जो सेलफिश कल्चर, सेल कल्चर और जितना भी हम प्राउन कल्चर जो हम करते हैं, जिसको हम संघ पालन और जल कृषि मछली पालन के नाम से भी जाना जाता है, जो पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदार जो प्रथाओं के साथ जो जोड़ा जाता है और जिसका जो उद्देश्य है वो पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव डालना, जिसे हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकली जो बैलेंस इकोलॉजिकली उसको करेगा, जो साउंड रूप से उसको इन्वायरमेंटली साउंड हम कह सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक रूप से वो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ होती है जो सोशल लेवल पर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो होनी चाहिए। हम उसी को एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कह सकते हैं, क्योंकि एक्वाकल्चर में अगर हमने मत्स्य तालाब का निर्माण कर दिया है और हमारी अगर लागत उसमें ज़्यादा आ जा रही है और अगर उसमें प्रॉफिट हमें कम हो रहा है तो वो एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के अंदर जो है इकोनॉमिक भी हमें देखना होगा, सोशल लेवल पर भी देखना होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी देखना होगा, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ना है। खाद्य का जो उत्पादन है, सामाजिक लाभ भी उससे मिलना चाहिए, सामाजिक लाभ अधिकतम करना होगा, और जो रोगों की रोकथाम है और सटीक जो जलीय कृषि प्रणाली है, और जिसको इसके साथ ही जो है एक्वापोनिक्स जैसी जो प्रणालियां हैं उनमें भी नवाचारों के साथ साथ बहु स्टॉक हार्वेस्ट और ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसी जो रणनीतियां हैं
वो भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे वो एक टिकाऊ जल कृषि प्रणाली, जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है। और उसी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का हम अध्ययन इस कोर्स के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। जो सस्टेनेबल एक एक्वाकल्चर है, जिसको संधारणीय जो एक जलीय कृषि होता है, तो संधारणीय जो जलीय कृषि होगा वो उसके क्या-क्या अभ्यास हैं, क्या-क्या नवाचार हैं, क्या-क्या प्रबंधन हैं, क्या-क्या मैनेजमेंट उसके हम अंदर करेंगे। और साथ ही इसमें जो जलीय कृषि की विभिन्न प्रणालियों को हम करेंगे, हमने जो ज़िक्र किया था, डिज़ाइन उसके हम बताएँगे, नवाचार बताएँगे। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संधारणीय जो जलीय कृषि के बारे में एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे भोजन, पर्यावरण और आजीविका से गहराई से जुड़ा हुआ है। जलीय कृषि, जिसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, एक ऐसी प्रणाली है जहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ होंगी, झींगा मछली हो गई और क्रेप कल्चर हो गया, जैसे केकड़ा कल्चर जो पालन होता है, और सेल कल्चर हो गया, और इसके अतिरिक्त जो अन्य जलीय जीवों का जो वैज्ञानिक तरीके से जो पालन किया जाता है। और यह पारंपरिक जो है मत्स्य पालन से अलग भी है, क्योंकि इसमें उत्पादन को नियंत्रित किया जाता है। यानी हम कहने का तात्पर्य है कि पानी, भोजन और स्वास्थ्य पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आजकल जो जलीय कृषि है, वो न केवल एक पोषण का ही स्रोत होता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आय का भी ज़रिया होता है। क्योंकि अधिकतर लोगों को, अगर हम अच्छे तरीके से, अगर सही तरीके से एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप करते हैं, तो उससे भोजन की व्यवस्था, तो भोजन का तो एक स्रोत है ही, जिससे आप पोषण का एक स्रोत तो है ही है। और साथ ही साथ जो है जितने लोग उस को पहचानेंगे, उसको जानेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली जो प्रायोगिक रूप से उसको देखेंगे, और लाखों लोग जो उसमें भाग लेंगे और जो उस ट्रेनिंग को करेंगे, जो उस कोर्स को पढ़ेंगे, उन लोगों के लिए जो है एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है। क्योंकि अपने घरों के आस-पास में भी जिसके पानी का स्रोत है, जिसके पास थोड़ा-सा भी अगर ज़मीन का भाग है, और किस तरीके से वो कम जगह पर भी जो है, और पानी की व्यवस्था होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है इस व्यवसाय को भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इसका इतना ज्ञान भी नहीं हो पाता है, एक्वाकल्चर का जो एक जलीय कृषि होती है। तो यदि जलीय कृषि के बारे में थोड़ा बहुत भी उनको अभ्यास हो जाए, उसके नवाचारों पर अगर वो थोड़ा-सा उनको ज्ञान मिल जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है, उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाए, तो इतने सारे लोगों के लिए जो आय का एक ज़रिया भी बन जाएगा, उनका एक इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। वो विभिन्न प्रकार की मछलियों को पालन-पोषण भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे एक उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तराखंड में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जगहों पर जो है, जैसे कोल्ड वाटर का फिश कल्चर होता है, मैरीन वाटर फिश कल्चर का होता है। तो उन जगहों पर भी क्या होता है कि हमारे पास जगह होते हुए भी हम उस चीज़ का बहुत फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। यदि हमें उसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता है जलीय कृषि का, तो हम अपने आस-पास में उस फिश का, उतनी स्पीशीज़ का कल्चर कर सकते हैं, और उनका एक स्रोत भी हमारे पास आय का भी हो सकता है, बल्कि उसमें लागत भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। अगर ओपन सिस्टम में, जिस तरीके से ओपन सिस्टम का हो रहा है, उसी तरीके से हम अपने आस-पास में थोड़ा-सा एक क्लोज़ सिस्टम भी अगर लागू कर दें, तो जो पाउंड सिस्टम होगा, हम उस पर भी अगर ध्यान दें, तो वो भी हमारे आस-पास में बन सकता है, और वो भी हमारे आय का अच्छा स्रोत हो सकता है। अब हम जो बात करेंगे, थोड़ा बेसिक लेवल से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये जलीय जो कृषि है, वो क्या चीज़ होती है? इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की जो मछलियों का, झींगा का और जो क्रेप कल्चर होता है, इनको हम अ जो जीवों का जो पालन करते हैं, उसको हम एक जलीय रूप में जो किया जाता है, उसको हम जलीय कृषि कहते हैं। फिश एक्वाकल्चर या क्रेब एक्वाकल्चर या प्रॉन एक्वाकल्चर, जितने भी हम उसको नाम दे सकते हैं, ये सब जलीय कृषि के एक भाग हैं। और पारंपरिक जो मत्स्य पालन है, जो अ, पहले से जो मत्स्य पालन किया जाता था, और जो आधुनिक रूप से जो जलीय कृषि है, उसमें थोड़ा-सा अंतर हो जाता है।
क्योंकि पारंपरिक रूप से जो मत्स्य का पालन होता था, वो फिश कल्चर होता था, वो अलग होता था। और आधुनिक रूप से विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास में, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनका इस्तेमाल करके जो जलीय कृषि होगी, जो एक्वाकल्चर होगा, उसको हम मॉडर्न एक्वाकल्चर भी कह सकते हैं, या मॉडर्न टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम उसको कह सकते हैं। और इसके अलावा भारत में और विश्व में इसका जो महत्व है वो पोषण के लिए है, सुरक्षा के लिए है, और आय का एक सबसे अच्छा स्रोत भी है। तो ये जो जलीय कृषि है उसके महत्व भी है। इसके अतिरिक्त जो संधारणीय का जो हमने मतलब मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड में भी बताया था कि जो संधारणीय है, संधारणीय का जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि पर्यावरण पर उसका प्रभाव कम पड़ना, संसाधनों का कुशल उपयोग होना और दीर्घकालिक उत्पादन की क्षमता होना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अगर एक्वाकल्चर को डेवलप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटली भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होना चाहिए, इन्वायरमेंटल पर उसका दुष्प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हमारे संसाधन हम उसके लिए जो जुटा रहे हैं, उन संसाधनों का भी जो कुशल उपयोग होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने संसाधन अधिक जुटा दिए और हमें उस प्रकार से जो हमने कल्चर किया, जो फिश कल्चर किया, उसका हम उतना उपयोग नहीं कर पाए। तो इसलिए संसाधनों का भी कुशल उपयोग हो, और साथ ही जो दीर्घकालिक जो उत्पादन की क्षमता हो वो भी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि हमने अगर डेवलप कर दिया सिस्टम को, तो उसमें उस हिसाब से हमने सीड रखा, जितना हमने एक पॉन्ड का निर्माण किया या तालाब का निर्माण कर दिया या एक छोटे सिस्टम में कहीं पर बना दिया, हमने उसमें मत्स्य का बीज उसमें डाला है, तो उसकी उत्पादन क्षमता भी लंबे समय तक होनी चाहिए, जिससे हमें उसका एक आय का हमारा वो स्रोत भी बना रहे। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कहलाएगा। तो मुख्यतः जो है जो जलीय कृषि प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें मीठा पानी और समुद्री प्रणाली जिसको हम कहते हैं, पूरा ओशनिक सिस्टम भी इसमें आ जाता है। और दूसरी चीज़ है जो एकल प्रजाति होती है, सिंगल स्पेसीज कल्चर जिसमें हम करते हैं। और कुछ होते हैं जो मिक्स कल्चर होता है, मिक्स स्पेसीज कल्चर जो होता है वो कंबाइंड हो गया, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आ जाएंगी उसमें। और तीसरी होगी जो भूमि आधारित और जल आधारित प्रणाली है। तो भूमि आधारित और जल आधारित, ये दोनों चीज़ें हैं, भूमि आधारित और जल आधारित। तो ये 3 प्रकार की जो हमारी सिस्टम है, वो 3 प्रकार की जलीय कृषि प्रणालियाँ हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो जलीय कृषि है, ये किस तरीके से डेवलप कर रखी है। और इसमें कच्चे तालाब इसमें दिखाए गए हैं, और इधर एक पॉन्ड सिस्टम बना हुआ है। और इस पॉन्ड सिस्टम में जो है, इसमें जो स्पेसीज होगी उसका कल्चर होगा, और इसमें एक जो कच्चे तालाब हैं उसमें जो मत्स्य का पालन होगा या झींगा का पालन होगा वो इस सिस्टम में होगा। ये एक जलीय कृषि का सामने उदाहरण भी है। और इसके अतिरिक्त तो हो गए तालाब, टैंक, और जो समुद्री जो पिंजरे होते हैं, जो केज कल्चर होते हैं, और इनकी जो हम तुलना भी करते हैं, और कैसे तालाब वाले सिस्टम होते हैं, कैसे टैंक वाले सिस्टम होते हैं। इस चित्र में आपको जो तालाब का भी एक सिस्टम मिल रहा होगा, एक टैंक का भी, एक समुद्री का भी, जो ये भी एक जलीय कृषि प्रणाली के ही प्रकार है, जिसमें एक केज कल्चर भी दे रखा है, पिंजरे वाला जो कल्चर कहलाता है। तो ये सब जलीय कृषि के प्रणाली हैं। और एक इसमें जो आरएएस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, वो रिसर्कुलेटिंग जो एक्वाकल्चर का जो सिस्टम है, वो हम इसमें दिखा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, जिसमें तालाब और केज का भी दिखा रखा है, जिसमें बायोलॉजिकल फिल्टर हैं और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी है, और डिसइंफेक्शन सिस्टम भी लगा रखा है, सेडिमेंट टैंक भी लगा रखा है। ये एक आरएएस टेक्नोलॉजी है। आरएएस टेक्नोलॉजी का हम एक सामान्यतः छोटा सा एक उदाहरण अगर देखना चाहें, तो हम जिस तरीके से घरों में एक एक्वेरियम को हम लगा देते हैं, तो एक्वेरियम में क्या होता है कि जैसे खुले तालाब में या फिर जो हम क्लोज्ड आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े सिस्टम में जो हम लगाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि जो मछली की जितना भी हम उसमें कल्चर कर रहे हैं एक्वेरियम में, तो उसका जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है उसको, और साथ ही साथ जो अन्य अगर हमने उसमें फीडिंग करा रखी है, तो उसकी जो सेटल डाउन जो गंदगी उसकी जो रहेगी, जो फंगस वगैरह जिसमें लग जाता है, और इसके अतिरिक्त जो पानी में कभी यदि
धूल या मिट्टी के कण चले गए या कुछ इस तरीके की चीज़ें चली गई जो पानी में फ्लो करती हैं, या जो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो उस एक्वेरियम के अंतर्गत जो थोड़ा बहुत गंदगी होती है, उसको हम कैसे एक पंप उसमें हम यूज़ करते हैं, उस पंप के माध्यम से जो क्या होता है कि रिसर्कुलेट होता है, उस पंप के माध्यम से वो सारी चीज़ें गंदगी के रूप में बाहर निकलती है। जब हम 2 या 4 दिन में, कभी 10 दिन में अगर उस एक्वेरियम की सफाई करते हैं, तो हम उस पंप के अंदर जो फ़िल्टर होता है, हम उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। वो सारी गंदगी को क्या करता है कि वो पूरा जो एक्वेरियम होता है, वो पूरी गंदगी, एक्वेरियम की गंदगी को जो है अपने पास ले लेता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का काम तो कर ही रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का फ़िल्टर भी लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का काम भी कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या होगी, एक ये छोटा-सा उदाहरण है कि आरएएस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एक रिसर्कुलेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, हम उसका भी ज़िक्र इसमें करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का हमने कर दिया है, जिसमें जलीय कृषि प्रणाली, जो पर्यावरण का संतुलन, ऊर्जा की बचत और लंबे समय तक का उसका लाभ देना, और ऐसी तकनीकों और प्रणालियों को हमें अपनाना भी चाहिए जो मछली उत्पादन को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करें। और साथ ही साथ संधारणी का जो तात्पर्य हमने बताया कि कम संसाधनों में अधिकतम टिकाऊ उत्पादन करना, जिससे जो इनकम का जो एक सोर्स है वो बना रहे। अब इसके अगले चैप्टर में हम बात करेंगे खुली बनाम बंद प्रणाली। तो इस स्लाइड में जो अभी मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया कि ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है। तो ओपन सिस्टम में जैसे हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, जो ओपन सिस्टम है खुली प्रणाली में, जैसे तालाब का पानी है या तालाब में कल्चर हो रहा है, नदी में हो रहा है, या कहीं पर समुद्र में कल्चर हो रहा है, तो ऐसे जो प्राकृतिक जल स्रोतों का जो हम अगर बात करें, तो ये सारी खुली प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। पूरे तालाब का जो पूरा एक सिस्टम होगा वो खुली प्रणाली का है, और जो नदी का पूरा सिस्टम होगा वो भी एक खुली प्रणाली का है। समुद्र में ओशनिक सिस्टम में आप देखेंगे वो भी एक खुली प्रणाली का सिस्टम है, और उसमें क्या होता है कि ये काफ़ी सस्ती प्रणाली है, और इसमें क्या होगा, जल की जो गुणवत्ता होगी, जो क्वालिटी ऑफ वाटर क्वालिटी होगी, जो पैरामीटर्स होंगे उनकी, और रोग नियंत्रण अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो क्योंकि फिश में या कल्चर जब हम करते हैं तो ये जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो वाटर क्वालिटी, और दूसरी होती है कि जो उसका डिजीज़ की कंट्रोल करने की, वो हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है ओपन खुली प्रणाली में, ओपन सिस्टम में, क्योंकि इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं किया होता है, इसीलिए ये सस्ती प्रणाली भी है। लेकिन इसमें ये क्वालिटी की वजह से जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो इसमें वाटर की क्वालिटी बैलेंस कर पाती है, ध्यान रख उसका भी रखना पड़ेगा, और दूसरी जो रोग नियंत्रण करने की जो क्षमता है उसकी, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है बंद प्रणाली। बंद प्रणाली जो होती है क्लोज सिस्टम में, जिसमें अभी मैंने जो जिक्र किया था आरएएस टेक्नोलॉजी का, तो आरएएस टेक्नोलॉजी का मैंने एक छोटा सा उदाहरण जो इसमें अभी हमने जिक्र किया था, एक एक्वेरियम सिस्टम में किया था। तो उसमें क्या होता है कि हम हर चीज़ को नियंत्रण करते हैं, उसमें हम पानी को भी नियंत्रण करेंगे, क्योंकि उसकी जो वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे पीएच का हो, चाहे वो NO2 का हो, NH3 का हो, और NO3 का पैरामीटर्स हो, जितने भी हमें चाहिए, उसमें हमें पीएच का मीटर्स लेना है, डी और डिजॉल्व ऑक्सीजन का, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत आवश्यक होती हैं फिश के लिए। अगर ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स नहीं होंगे, तो वो खुली प्रणाली की तरह ही होगा, और उसमें उसी तरीके से जो अभी हम रोग नियंत्रण की बात कर रहे थे वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, यहाँ तक कि जो मछलियों का कचरा भी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो बंद प्रणाली होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी होती है। इन चीज़ों को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। पानी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हम उसको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हैं, बड़े से थोड़ा एक जो क्लोज सिस्टम है उसमें भी कर सकते हैं। खैर एक्वेरियम वगैरह की तो हम करते ही हैं, उसमें तो छोटा सिस्टम है, उसमें तो सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो बंद प्रणालियाँ होती हैं हम उसमें भी कर सकते हैं। और यदि उसमें पीएच का अगर थोड़ा बैलेंस नहीं है तो हम पीएच को भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर ऑक्सीजन, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन अगर उसमें कमी हो रही है या ज़्यादा हो रही है, हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो मछलियों का जो पूरा कचरा है वो किस तरीके से रिसर्कुलेट होकर के जो है
बाहर आ सकता है और उसका उपयोग हो सकता है, ये सारी प्रणाली उसके अंतर्गत कहलाएगी। और ये जो प्रणाली है ये है सस्टेनेबल, ये संधारणीय एक प्रणाली है। इसकी जो स्थापना है वो लागत अधिक होती है और तकनीकी ज्ञान की इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि हमने टेक्नोलॉजी उसमें लगा दी और हमें उसका बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, तो उसमें हमने लागत पूरी लगा दी तो उस तरीके से वो कार्य नहीं करेगी। यदि तकनीकी ज्ञान की हमारे पास उसमें ज्ञान है, अगर हमें उसकी नॉलेज है, तो हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और खुली जो प्रणाली होती है वो बहुत सरलतम प्रणाली है, उसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लागत की आवश्यकता नहीं है, और उसमें जो है रोग और जल गुणवत्ता की समस्या हो जाएगी। तो जहाँ पर थोड़ा-सा हम सस्ते की तरफ जाते हैं, अगर खुली प्रणाली की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जल की गुणवत्ता की समस्या आ जाती है, उसके रोगों पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, कभी फंगल डिजीज़ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वायरल डिजीज़, कभी बैक्टीरियल डिजीज़। लेकिन बंद प्रणाली जो है थोड़ा-सा कॉस्टली ज़रूर होगी, थोड़ा-सा उसमें लागत ज़रूर होगी, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होगा, लेकिन वो हमारे नियंत्रण में होती है और उसमें उत्पादन की क्षमता भी थोड़ा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जो है प्रणाली, जो हमने एक्वाकल्चर का जो पूरा सिस्टम, जल प्रवाह प्रणाली जो हमने बताई है, जो जलीय कृषि प्रणाली हमने अभी जो डिस्कस करी, उसकी जो उसको डिज़ाइन करने के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या घटक होते हैं, हम थोड़ा उनके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। क्योंकि पूरी जो जलीय प्रणाली होती है, उसका जो डिज़ाइन होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे जल प्रवाह प्रणाली हो गई, ऑक्सीजन और एरिएशन का एक पार्ट होता है, फिल्ट्रेशन उसकी अलग से एक यूनिट होती है, स्वास्थ्य और फीडिंग पर नियंत्रण करना एक अलग यूनिट होती है। क्योंकि अगर हम एक सफल जलीय कृषि प्रणाली का डिज़ाइन करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक सफल जलीय कृषि प्रणाली का हम उसमें निर्माण कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि वो बहुत आवश्यक होती हैं। जल प्रवाह प्रणाली होती है, ऑक्सीजन और एरिएशन का होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट का होता है। और इसके अतिरिक्त जो इस प्रणाली में जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जल प्रवाह का सही प्रबंधन करना। यदि जल का प्रवाह चल रहा है एक सिस्टम में, उसका कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। कहने का तात्पर्य हमारे आउटलेट और इनलेट से है कि किस तरीके से पानी, इनलेट मीन्स उसमें एंटर कर रहा है, कैसा पानी है, कहाँ से आ रहा है पानी, सोर्स क्या है पानी का, और आउटलेट का क्या सिस्टम है, क्योंकि कितनी बार आप उसमें पूरे दिन भर में आउटलेट में कितनी बार ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर कितने दिन से पानी उस सिस्टम के अंदर भरा पड़ा है। यदि पानी लंबे समय से अगर एक तालाब के अंदर, या हमने जो क्लोज सिस्टम बना दिया, प्रणाली बना दी, उसके अंदर पानी ऐसे ही रह गया, क्योंकि उसमें पानी तो बहता हुआ है नहीं। अगर बहता हुआ पानी नहीं होगा तो उसका प्रबंधन नहीं हो पाएगा ठीक से, तो उसमें फिर से डिजीज़ प्रोन की स्थितियाँ बढ़ जाएँगी। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एरिएशन सिस्टम उसमें सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि एरिएशन का जो सिस्टम है वो भी बहुत ज़रूरी है। कभी क्या होता है कि जो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कभी कम, कभी ज़्यादा, इस तरीके से चलते रहती है। तो ये एरिएशन सिस्टम क्या करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। और साथ ही साथ जो फिश फीड है, मछली के लिए खुराक की भी उतनी आवश्यकता होती है, तो उसको जो स्वचालित जो फीडिंग मशीनें होती हैं, क्योंकि हम अगर आरएएस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें स्वचालित जो नहीं, ऑटोमेटेड जो फीड मशीन होती है वो उसमें रहती है। और इस जो फ़िल्टर होता है, जिस तरीके से फ़िल्टर काम कर रहा है अपने आप में, तो फ़िल्टर क्या करेगा कि अगर फ़िल्टर है तो पानी को वो साफ़ रखेगा। वो साफ़ किस तरीके से रखता है, क्योंकि उसमें वो टेक्नोलॉजी का पूरा फीडिंग रहती है, वो डबल फ़िल्टर या ट्रिपल फ़िल्टर करता है, पानी को साफ़ रखता है। उसी तरीके से फीडिंग की चीज़ें हैं, जिस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ी है, जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, तो फीडिंग मशीन्स उसको उस तरीके से इस्तेमाल करती है। तो इन सारे जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो उस एक्वाकल्चर संतुलन ही उत्पादन और मछली के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है कि हमने जो इसमें सिस्टम लगा रखा है, वही हमारे को ये डिसाइड करके बताएगा कि हमारा इसमें जो प्रोडक्शन होना है, वो कैसा होना है। अधिक प्रोडक्शन होना है, कम उत्पादन होना है, ज़्यादा होना है, या फिर मछलियों को रोग लगना है, नहीं लगना है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नहीं हो रही, ये सब चीज़ें, ये पूरा जो हमने जो कंपोनेंट्स की बात करी, ये सारी चीज़ें इसको डिसाइड करेंगे। और इसके साथ-साथ जो है, एक अच्छे डिज़ाइन में भी जो है आवश्यक जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनका सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे
जो मछलियों का जो स्वास्थ्य है और उनका जो प्रोडक्शन है, वो दोनों बेहतर तरीके से रहें और बेहतर तरीके से प्रोडक्शन हो। अगले जो हम बात करेंगे इसमें पॉइंट की, वो होगा तालाब आधारित जो प्रणालियाँ होंगी। अभी हमने बात करी थी कि विभिन्न प्रकार के तालाबों पर आधारित, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तालाबों की भी हम बात करें। दूसरी चीज़ मिट्टी और उसकी गहराई, उनके जल स्रोत, ये सब चीज़ें कैसी हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है लागत और रख-रखाव उसका कैसा है। क्योंकि तालाब जो आधारित प्रणाली होती है, वो भारत में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है और हम लोग भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पर हम सभी उसको देखते हैं और उसी के आधार पर हम पूरी प्रणाली को एक्वाकल्चर सिस्टम में चला रहे होते हैं। और ये प्रणाली थोड़ा-सा पारंपरिक ज़रूर है, लेकिन जो आधुनिक तकनीकों को जोड़कर इसमें उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। पूरी प्रणाली वही रहे, लेकिन उसी में अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, जिस तरीके से हमने अभी आरएएस टेक्नोलॉजी की बात करी, अगर हम आरएएस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने जो चीज़ें पढ़ी, चाहे उसमें जो वाटर की क्वालिटी है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको बैलेंस करने की हम बात करें, या फिर इसके अतिरिक्त फीडिंग की हम बात करें, या फिर डिजीज़ कंट्रोल की बात करें, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। अगर ये सब चीज़ें ये सिस्टम में अगर उसी जो पारंपरिक या फिर जो आधुनिक जो बनाया जा रहा है, तालाब की जो प्रणाली जो चल रही है, उसी पारंपरिक में भी अगर हम लगा सकते हैं, तब भी हम अपने फिश के प्रोडक्शंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनको रोगों से भी बचा सकते हैं, उनके बैलेंस जो पैरामीटर्स के होंगे, वो भी ठीक रहेंगे। तो एक अच्छे अगर तालाब का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये उसकी गहराई, पानी का बहाव कैसा है, जल का स्तर कैसा है, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पॉन्ड का एक सिस्टम को हम बना रहे हैं, अगर हमने उसकी डेप्थ थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा रख दी और पानी का जो उसमें जो सोर्स है अगर वो ठीक नहीं चल पा रहा है, या पानी उसमें नहीं आ पा रहा है, या तेज़ आ रहा है या कम आ रहा है, या फिर जल का स्तर हमारा उसमें नियंत्रण नहीं है। जल का स्तर नियंत्रण उसके आउटलेट पे डिपेंड करेगा। यदि इनलेट में उस पर पानी उस लेवल से आ रहा है, तो आउटलेट भी उचित तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, उस पर भी नियंत्रण होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कैसा तालाब का डिज़ाइन होना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम सक्सेसफुली एक पॉन्ड का डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। कैसे हम एक एक्वाकल्चर के लिए एक छोटे से तालाब का निर्माण कर रहे हैं। तालाब की मिट्टी का परीक्षण ज़रूर होना चाहिए, नियमित उसका रख-रखाव ज़रूरी होना चाहिए सफलता की। अगर सक्सेसफुल अगर एक्वाकल्चर को डेवलप करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम कैसे पॉन्ड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, किस जगह पर हम उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसका परीक्षण कैसा होना चाहिए, क्या आपने लैब टेस्टिंग उस जगह की मिट्टी की कर रखी है, क्या उसका पीएच या उस जगह पर हम तालाब को या कच्चा या पक्का तालाब जिस तरीके का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं, खासकर कच्चे तालाब के लिए परीक्षण मिट्टी का तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब नियमित जो डेली कंट्रोल जो चीज़ें हैं, वो एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो तालाब प्रणाली जो हम बात कर रहे हैं अभी, जिसमें ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी, तो सबसे जो पारंपरिक है, लेकिन सही तकनीक से इसे भी बहुत ज़्यादा उत्पादक बनाया जा सकता है, जिससे हम एक सक्सेसफुल एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो एक आरएएस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो हमने प्राथमिक रूप से जो है सबसे पहले इसकी हमने बात की थी पूरे एक्वाकल्चर के सिस्टम में। अभी जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो पहले से जो प्रणालियाँ चलती थी, जो फिश के जो तालाब बनाए जाते थे या कल्चर किया जाता था, उनमें अगर हम आज की जो आधुनिक जो तकनीकों का अगर उपयोग कर सकते हैं, तो ये प्रणालियाँ भी उतना ही प्रोडक्शन हमें देंगी, जिसमें हम रिसर्कुलेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिसको एक अगर हम बात करें तो पुनः परिसंचरणीय तंत्र कहा जाता है। पुनः परिसंचरणीय तंत्र का तात्पर्य होता है कि जलीय कृषि में जो एक सबसे ज़्यादा अगर क्रांतिकारी बदलाव अगर आया, तो इस प्रणाली में 90% से भी अधिक पानी की को फ़िल्टर करके दोबारा उपयोग करने वाली एक प्रणाली है, जिसमें
इस प्रणाली से क्या होगा कि जितना भी अंदर का जो पॉन्ड के अंदर का होगा, जो क्लोथ सिस्टम के अंदर का होगा, जो पानी होगा, तो उसका क्या होगा कि हम दोबारा से उसी तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। और खासकर यह प्रणाली जो शहरों में और इंडोर सेटअप इसका और उन जगहों पर उपयुक्त है जहाँ पानी की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो हमें उसी पानी को क्या होता है कि रिसर्कुलेट करना पड़ता है, पुनः परिसंचरण करना पड़ता है उसका, यानी कि दोबारा से उसका उपयोग में उस पानी को लाना होता है। तो हालांकि इसकी जो लागत होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन भी अधिक होता है और उत्पादन में भी उतनी ही तेज़ी होती है। तो जो अगर हम आरएएस का एक छोटा सा उदाहरण देखें, जो एनिमेटेड अगर फ्लो डायग्राम से पानी का जैसे टैंक लगा रखा है, उसमें हमने एक फ़िल्टर को लगा रखा है, फिर उसमें हमने बायो फ़िल्टर को लगा रखे हैं, फिर उसमें हमने यूवी ट्रीटमेंट दे रखा है अल्ट्रावायलेट का। देन वापस उसी पानी को क्या कर रहे हैं, हमने वापस पानी के टैंक में उसको भेज दिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होगा, पानी की बचत होगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो खासकर उन जगहों पर ही होती है कि जहाँ पर पानी की थोड़ा-सा कमी होती है, तो हम वहाँ पर इस सिस्टम को भी लगा सकते हैं, जिससे कम पानी में हमने अधिक जो प्रोडक्शन कर दिया है, अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पानी की भी हमें कम आवश्यकता पड़ी और प्राइस भी हमें प्रॉपर चैनल से उसमें मिलता है। और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें दोनों चीज़ें रहती हैं, एक आरएएस सिस्टम का, एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का। तो जो आरएएस है वो एक स्मार्ट और आधुनिक प्रणाली हम कहेंगे, जिसमें पूरे लगभग 90 या 85 से 90% या फिर उससे हम अधिक भी कह सकते हैं, तो पानी को जो है दोबारा इस्तेमाल करते हैं और उसी पानी से हम दोबारा से कल्चर भी करते हैं और उसी पानी से हम दोबारा फिश का जो भी उसमें एक्वाकल्चर डेवलप करना है वो करेंगे और बाकी चीज़ें जो उसमें उसके पैरामीटर्स हैं वो भी उसमें दुरुस्त रहेंगे। फ़िल्टर हो गया उसमें, बायो फ़िल्टर हो गया उसमें, अल्ट्रावायलेट हो गया उसमें। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है, इनके द्वारा जो प्योरिटी उसमें ला करके जो है शुद्ध करके वो फिर से टैंक में ही दोबारा वापस भेजा जाता है। और खासकर जो जल संकट वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस तकनीक में, जिसमें यांत्रिक तकनीक, मैकेनिकल और जो जैविक निस्पंदन, उनको जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी निस्पंदित जो पदार्थ हम बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं, तो उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको हटाने के बाद जो है वो पानी को दोबारा से क्या करेगा, जो उसका नवीनीकरण होगा उसका रिन्यूअल करेगा, उस पानी को फिर से उसका उपयोग में लाना और दोबारा से उसी का जो है उसी तालाब में उसका उपयोग होना। तो इस पद्धति का जो उपयोग होता है वो मछली की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी जो उच्च घनत्व होता है, जो हाई डेंसिटी होती है, उस के लिए भी जो है कृषि के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिससे न्यूनतम भूमि क्षेत्र और पानी का उपयोग किया जाए और हमें प्रोडक्शन जो है मछली का उस हिसाब से ज़्यादा मिल जाए। और एक जो अन्य जल कृषि जो उत्पादन प्रणालियों के विपरीत एक अगर हम जो हाई डेंसिटी की बात करें मछली वाली जो कृषि है, तो खुले तालाबों और रेसवे में अगर हम बात करते हैं तो बाहरी रूप से मछली पालने की जो पारंपरिक जो पद्धति के बजाय इस प्रणाली में मछली को आमतौर पर एक नियंत्रण वातावरण में इंडोर और आउटडोर टैंकों में पाला जाता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडोर और सिस्टम में सेटअप है, उन जगहों पर ही इसका उपयोग किया जाता है और वहाँ पर जो है कम उपलब्धता पानी की और अधिक जो उत्पादन है वो स्पेसीज का, चाहे वो फिश की हो, चाहे क्रैब कल्चर की हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन इस सिस्टम के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें कि हमने जो अभी तक प्रणालियाँ पढ़ी, एक तो तालाब वाली हमने प्रणाली पढ़ी, एक केज कल्चर हमने थोड़ा स्टडी करी और एक आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करी। तो ये 3 प्रणालियों की अगर हम थोड़ा सा तुलना करें, थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करें, तो इसमें क्या होगा कि जो तालाब वाली जो प्रणाली है उसमें निवेश कम होगा और नियंत्रण भी कम ही होगा। और साथ ही साथ जो केज कल्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मध्यम होगा निवेश, अगर हम तालाब प्रणाली की बात करें उससे थोड़ा होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा मध्यम गति में होगा और उसमें नियंत्रण भी थोड़ा सा मीडियम स्टेज पर ही रहेगा।
लेकिन अगर हम आरएएस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इस प्रणाली में क्या होगा कि जो निवेश होगा, वो बहुत उच्च होगा, बहुत हाई लेवल पर होगा, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, लागत बहुत ज़्यादा आएगी, पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसमें जो कंट्रोल अगर की हम बात करें, तो पूरे सिस्टम में जो है कंट्रोल भी हाई लेवल से ही होगा। तो जो ये हमने तालिका बनाई है, तो इसके माध्यम से ये तीनों प्रणालियों की अगर हम तुलना करेंगे, तो तालाब प्रणाली सरल और कम लागत वाली होती है, लेकिन नियंत्रण सीमित होता है। और अगर पिंजरे वाली कल्चर की हम बात करें, केज कल्चर की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो उसमें मध्यम की स्थिति में लागत होती है और मध्यम स्थिति का ही नियंत्रण भी देती है। और अगर आरएएस प्रणाली की बात करें, तो पूरी तरीके से नियंत्रण भी होता है, लेकिन इसके लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है, तकनीकी की भी आवश्यकता होती है। तो हर प्रणाली की अपनी जगह है। ज़रूरत, स्थान और संसाधन के आधार पर हमें सही विकल्प भी चुनना पड़ेगा, और इसके लिए चुनाव करते समय हमें स्थान का भी और संसाधनों का भी, और बाज़ार जो उसकी मार्केटिंग हम करेंगे, जिससे हमारी एक इकोनॉमिक वैल्यू की हम बात करते हैं, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा हमारा जो सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।